दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ब्लैक टॉर्च के पहले 2 एपिसोड सिर्फ शुरुआत थे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एपिसोड 3 से असली कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इस बार ज़ीरो की ज़िंदगी ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है, जहां इंसानों और मोनोनोके के बीच की जंग पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़ीरो अपनी नई ताकत को संभाल पाएगा, या वही ताकत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट मिलने वाला है जो ब्लैक टॉर्च की पूरी कहानी बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ज़ीरो के घर से होती है। वह अपने कमरे में सामान पैक कर रहा होता है और परेशान होकर कहता है कि मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी राघव उससे कहता है, हमें नहीं पता कि मोनोनोके ब्यूरो ने हमारे लिए क्या फैसला किया है। हो सकता है तुम इस घर को आखिरी बार देख रहे हो। राघव की बात सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन ज़ीरो हमेशा की तरह मुस्कुरा देता है। वह अपना बैग उठाता है और मजाक में कहता है, वाह, लगता है किसी को मेरी भी थोड़ी चिंता है। जैसे ही वह घर के बाहर निकलता है, वहां इचिका पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। इचिका शांत आवाज में कहती है, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मेरी ड्यूटी है कि तुम दोबारा भाग ना सको। हमारी स्क्वाड की गाड़ी बाहर खड़ी है। अगर तुम्हें कोई सवाल नहीं है तो चलते हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। ज़ीरो अपने दादाजी की तरफ देखता है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाकर मर मत जाना बेवकूफ लड़के। ज़ीरो भी हंसते हुए जवाब देता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। पहले खुद जिंदा रहिए बूढ़े आदमी, वापस आकर फिर मिलूंगा। दोनों की ये नोकझोंक दिखाती है कि चाहे वे एक दूसरे से कैसे भी बात करें, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। इसके बाद ज़ीरो गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह बैठता है, उसे पता चलता है कि उसके दोनों हाथ खास हथकड़ियों से बांध दिए गए हैं। वह गुस्से में पूछता है, ये क्या है? मुझे कैदी की तरह क्यों बांधा गया है? इचिका बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, क्योंकि तुम अब हमारे कैदी ही हो। ज़ीरो हैरान होकर पूछता है, मतलब? इचिका गंभीर होकर कहती है, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। तुम आधे इंसान और आधे मोनोनोके हो, और मोनोनोके ब्यूरो का सबसे पहला निशाना हमेशा मोनोनोके होते हैं। तुम भी उससे अलग नहीं हो। मुझे नहीं पता हमारे बड़े अधिकारियों ने तुम्हारे बारे में क्या फैसला लिया है, लेकिन मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। जिस किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, मैं उसे हर हाल में पूरा करती हूँ। ज़ीरो उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है, मतलब तुम्हारी नज़र में मैं कोई अजीब सा राक्षस हूँ? इचिका उसकी तरफ गुस्से से देखती है। मेरी जिंदगी में दो चीज़ें हैं जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। पहली मोनोनोके, और दूसरे तुम्हारे जैसे लड़के जो लड़कियों को कभी बराबरी से नहीं देखते। इसलिए मेरे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। अब चुपचाप बैठो। गाड़ी के अंदर माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका होता है। तभी राघव जम्हाई लेते हुए बाहर निकलता है और कहता है, अरे, इंसान चैन से सो भी नहीं सकता। तुम दोनों की बहस कभी खत्म नहीं होती क्या? ज़ीरो हंसते हुए कहता है, तो तुम अब तक सो रहे थे? राघव जवाब देता है, हाँ, लेकिन तुम दोनों की लगातार बकबक ने मेरी नींद खराब कर दी। वैसे मुझे हैरानी है कि ब्यूरो ने हमारी सुरक्षा के लिए इतनी छोटी सी लड़की भेजी है। लगता है उनके पास लोग कम पड़ गए हैं। इचिका गुस्से में उसे घूरती है, तुमसे किसी ने बात नहीं की। तीनों की नोकझोंक चल ही रही होती है कि अचानक बाहर का मौसम बदलने लगता है। पूरे रास्ते पर घना धुआं फैल जाता है। ड्राइवर हैरान होकर कहता है, यह धुंध अचानक कहाँ से आ गई? दूसरा ड्राइवर जवाब देता है, शायद हम पहाड़ों की तरफ आ गए हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों की नज़र सड़क पर खड़े एक अजीब और विशाल साए पर पड़ती है, और उसके ठीक बगल में एक रहस्यमयी लड़का किसी इंसान का कटा हुआ सिर हाथ में पकड़े खड़ा होता है। यह खौफनाक नज़ारा देखते ही दोनों ड्राइवर बुरी तरह घबरा जाते हैं और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। धड़ाम! गाड़ी जोरदार टक्कर मारकर पलट जाती है। यहीं से शुरू होने वाली है ब्लैक टॉर्च एपिसोड 3 की पहली बड़ी लड़ाई।
गाड़ी के पलटते ही जीरो अंदर फंस जाता है, जबकि चीका तुरंत बाहर निकलकर चारों तरफ का जायजा लेने लगती है। वह आसपास फैले घने धुएं को देखकर गंभीर आवाज में कहती है, यह साधारण धुंध नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हम स्पेक्ट्रल जोन में प्रवेश कर चुके हैं। आखिर मैं इसे पहले कैसे नहीं पहचान पाई? इतने में उसके सामने एक डरावना मोनोनोके दिखाई देता है, जो आराम से एक इंसान की लाश को खा रहा होता है। उसके ऊपर बैठा दूसरा दुबला पतला मोनोनोके मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार कुछ अच्छा खाने को मिला। पहले तो सिर्फ ड्राइवर हाथ लगा, लेकिन अब लगता है असली दावत मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि ब्यूरो के गार्ड मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की आई है। उसकी बातें सुनकर इचिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है, तुम जैसे घटिया मोनोनोक के कभी नहीं बदलोगे। अब बहुत हो गया, आज तुम्हें मैं खुद खत्म करूंगी। इतना कहते ही वह अपनी कलाई में पहनी खास डिवाइस को एक्टिवेट करती है। अगले ही पल उसका पूरा कॉम्बैट सूट सक्रिय हो जाता है। उसे देखकर दुबला मोनोनोके हंसते हुए कहता है, वाह, अब मजा आएगा। लगता है हमारे सामने कोई साधारण इंसान नहीं है। वह अपने साथी से कहता है, चलो अब असली रूप दिखाने का समय आ गया। अगले ही पल दोनों मोनोनोके अपना भयानक असली रूप धारण कर लेते हैं। इचिका बिना समय गंवाए अपनी बंदूक से लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन उन गोलियों का उन दोनों पर जरा भी असर नहीं होता। उसी समय दुबला मोनोनोके बिजली की रफ्तार से इचिका के सामने पहुंच जाता है और जोरदार मुक्का मार देता है। इचिका कई मीटर दूर जाकर गिरती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। अब वह दोनों दुश्मनों का ध्यान से निरीक्षण करती है। वह मन ही मन सोचती है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। मोटा वाला बेहद ताकतवर और पत्थर जितना मजबूत है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी है, जबकि दूसरा बहुत तेज है। अगर मुझे जीतना है तो पहले तेज वाले को खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करने की तैयारी करती है, दुबला मोनोनोके उसके पीछे आ जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम हमारे लिए लड़ाई बहुत आसान बना रही हो। इतना कहकर वह एक और जबरदस्त मुक्का मारता है। इस बार इचिका सीधा जाकर पलटी हुई गाड़ी से टकराती है। उधर गाड़ी के अंदर जीरो बेचैन होकर पूछता है, बाहर क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसी है? राघव शांत स्वर में जवाब देता है, बाहर मोनोनोके है। जीरो हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? राघव कहता है, मेरी सूंघने की शक्ति ने पहले ही बता दिया था कि हम स्पेक्ट्रल जोन में आ चुके हैं। जीरो पूछता है, ये स्पेक्ट्रल जोन आखिर होता क्या है? राघव समझाता है, ये इंसानों की दुनिया से अलग एक अस्थायी दुनिया होती है। एक ऐसी जगह जहां मोनोनोके आसानी से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो पूरी बात तो नहीं समझ पाता, लेकिन इतना जरूर समझ जाता है कि बाहर हालात बेहद खतरनाक है। वह तुरंत कहता है, तो जल्दी इन हथकड़ियों को खोलो, हमें एचिका की मदद करनी होगी। लेकिन राघव सिर हिलाते हुए कहता है, ये साधारण हथकड़ियाँ नहीं है। इन्हें खास तौर पर हमारी आध्यात्मिक शक्ति को रोकने के लिए बनाया गया है। अभी मेरे पास इन्हें तोड़ने की ताकत नहीं है। जीरो गुस्से में कहता है, तो मैं खुद बाहर निकलता हूँ। राघव उसे रोकते हुए कहता है, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? ब्यूरो और मोनोनोके दोनों के लिए हम सिर्फ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। उन्हें लड़ने दो। अगर दोनों मर भी गए तो हमें क्या? लेकिन इस बार जीरो की सोच बिल्कुल अलग होती है। वह राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे ब्यूरो से कोई मतलब नहीं है और न ही मोनोनोके से, लेकिन बाहर एक इंसान हमारी खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रही है। मैं चुपचाप बैठकर उसका मरना नहीं देख सकता। अगर मैं खुद को इंसान कहता हूं तो मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। उसी समय बाहर मोटा मोनोनोके एक जबरदस्त वार करता है। उसके हमले से पूरी कार दो हिस्सों में बंट जाती है। अब जीरो और इचिका दोनों उसके सामने आ चुके होते हैं। दुबला मोनोनोके हंसते हुए कहता है, अरे, तो तुम ही हो रागो के नए मालिक। हमें आदेश मिला था कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है, लेकिन सच कहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 सेकंड में आत्मसमर्पण कर दो,
वरना तुम मेरे अगले शिकार बनोगे। क्या ज़ीरो हथकड़ियों से आज़ाद होकर लड़ पाएगा? और क्या इचिका पहली बार उस पर भरोसा करेगी? मोनोनोके की धमकी सुनकर ज़ीरो बिना डरे इचिका की तरफ देखता है और कहता है, इन हथकड़ियों को खोल दो। अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे तभी इन्हें हरा पाएंगे। लेकिन इचिका तुरंत मना कर देती है। वह गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम आधे मोनोनोके हो। मैं कभी किसी मोनोनोके पर भरोसा नहीं कर सकती। इतने में दोनों मोनोनोके उन पर एक साथ हमला कर देते हैं। दुबला मोनोनोके हंसते हुए कहता है, बहुत बातें हो गईं, अब तुम दोनों हमारे खाने का हिस्सा बनने वाले हो। ज़ीरो जोर से चिल्लाता है, इचिका अपनी जिद छोड़ो। अगर अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। ज़ीरो की बात सुनते ही इचिका कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तब मोनोनोके ने उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वह अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएगी, खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि किसी और को अपने प्रिय लोगों को खोना ना पड़े, और एक दिन मोनोनोके ब्यूरो की सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव बनेगी। उसी समय ज़ीरो फिर से उसे आवाज़ देता है, तुमने खुद कहा था कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हो। अगर सच में प्रोफेशनल हो तो वही करो जिससे मिशन पूरा हो सके। ज़ीरो की ये बात इचिका के दिल को छू जाती है। आखिरकार वह फैसला करती है और ज़ीरो की हथकड़ियाँ खोल देती है। जैसे ही ज़ीरो आज़ाद होता है, राघव की शक्ति फिर से सक्रिय हो जाती है। अगले ही पल ज़ीरो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और राघव की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विशाल मोनोनोके को जोरदार मुक्का मारता है। उधर इचिका भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ती है। वह अपनी तलवार से लगातार तेज वार करती है और आखिरकार दुबले मोनोनोके को खत्म कर देती है। उधर ज़ीरो और राघव मिलकर ताकतवर मोनोनोके पर आखिरी हमला करते हैं। एक ज़बरदस्त प्रहार के साथ वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ज़ीरो थककर ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को सुरक्षित पाता है। इचिका उसके पास खड़ी होती है। ज़ीरो मुस्कुराकर कहता है, लगता है इस बार हमने एक दूसरे की जान बचा ली। इचिका शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। वह धन्यवाद तो नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अब वह ज़ीरो पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगी है। ज़ीरो फिर पूछता है, अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? इचिका शांत होकर जवाब देती है, चलकर। इसी बीच दूसरी तरफ शिबा अपने सीनियर अधिकारी से मिल रहा होता है। वह ज़ीरो और राघव के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। शिबा कहता है कि ज़ीरो को कैद करने के बजाय उसे मोनोनोके ब्यूरो की टीम में शामिल करना चाहिए। उसके मुताबिक दुश्मनों का असली निशाना राघव है, इसलिए ज़ीरो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। शिबा एक नई स्पेशल यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखता है, एक ऐसी टीम जो सिर्फ सबसे खतरनाक मोनोनोके मिशन पर काम करेगी, और इसी नई यूनिट का नाम रखा जाता है ब्लैक टॉर्च। सीन बदलता है और अब ज़ीरो ब्यूरो के पुराने हेडक्वार्टर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका होता है। हालांकि वह अभी भी इस पूरी स्थिति से खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसे ज़बरदस्ती इस संगठन का हिस्सा बनाया जा रहा है। शिवा उसे समझाता है कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, और अगर उसे खुद को और राघव को बचाना है तो उसे ब्यूरो के साथ मिलकर काम करना होगा। तभी वहाँ एक लड़की पहुँचती है। शिवा उसका परिचय कराते हुए बताता है कि उसका नाम हाना उसामी है और वह डिवीज़न 2 की असिस्टेंट चीफ है। कुछ ही देर बाद एक और नई एंट्री होती है। एक स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लड़का गाड़ी से उतरता है। उसका नाम है रेजी किरिहारा। वह एक मशहूर निंजा परिवार से आता है और ब्यूरो का नया सदस्य है। पहले तो वह इचिका की तारीफ करता है, जिससे इचिका थोड़ा शर्माने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ज़ीरो पर पड़ती है, वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, सच कहूँ मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ मेरी टीम में शामिल किया गया है। ज़ीरो भी तुरंत पलटकर जवाब देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है
कि मामला लड़ाई तक पहुंच जाता है। शिबा दोनों को रोकने के बजाय मुस्कुराते हुए कहता है, अगर लड़ना ही है तो पूरी ताकत से लड़ो। इसके बाद सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हनाउसामी कैमरा तैयार करती है ताकि इस मुकाबले का हर पल रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि यही लड़ाई तय करेगी कि ब्लैक टॉर्च टीम का सबसे ताकतवर नया सदस्य कौन होगा। और इसी ज़बरदस्त क्लिफहैंगर के साथ ब्लैक टॉर्च एपिसोड 3 यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या ज़ीरो रेजी को हरा पाएगा, या पहली ही लड़ाई में उसे अपनी हार का सामना करना पड़ेगा? इसका जवाब मिलेगा एपिसोड 4 में। अगर आप ऐसी ही शानदार हिंदी एनीमे एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।